जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेन से रिलेटेड सीरीज जो चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले जो 18-20 वीडियो डाले हुए हैं, 18 वीडियोज़ जो पहले पड़े हैं, अपलोडेड हैं चैनल पर, उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपको देखने से ये लाभ होगा कि आप किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, क्या वैल्यू एडिशन करना है, कहाँ पर मैप डालना है, कहाँ पर आपको फैक्ट्स लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से मतलब व्याख्यायित कर रखा है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज बेसिकली मैं GS2 का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लगातार मतलब यूपीपीसीएस इससे सवाल पूछता रहा है इस टॉपिक से। बेसिकली ये गवर्नेंस का टॉपिक है। मेन टॉपिक जो है वो गवर्नेंस है, और गवर्नेंस में ये सिटीजन चार्टर ये आपने सुना होगा। ठीक है, सिटीजन चार्टर के बारे में हमेशा सवाल पूछता है, थोड़े बहुत जो है उसको चेंज करके शब्दों को हेर फेर करता है, लेकिन सिटीजन चार्टर से यानी नागरिक घोषणा पत्र से आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा जीएस पेपर 2 में। ठीक है, तो वही एक प्रश्न मैं इसमें यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है, जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कहाँ क्या कैसे लिखा जाए उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक आप लोग कम कर रहे हो, शेयर भी कर दिया करिए यार। ठीक है, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये मैंने प्रश्न लिखा है, ये मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है, और इससे बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ये एक तरीके से आप इसको प्रश्न का मतलब आप मॉडल आंसर मान सकते हैं। मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं होता कि, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप मतलब एकदम ये परफेक्ट आंसर होता है। मॉडल आंसर का मतलब होता है कि आपको एक खांचा मिल गया है। ठीक है, और उसी खांचे के अंदर आपको चलना है लगभग। ठीक, कोई भी मॉडल आंसर मैंने पहले भी बताया कि पूरा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं आपको। चाहे बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी ये IAS PCS वाले जो तैयारी करवाते हैं, सभी का देख लो आप आंसर उठा के, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं कमियां नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि आपको उनमें इनरिच करना पड़ता है। पढ़िए उसको, आप पढ़ के आप थोड़ा सा अपना मतलब बनाइए, फ्रेम बनाइए और आंसर को लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न जो है, प्रश्न पढ़िए। भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर में सामान्यतः कैसी कमियां होती हैं? नागरिक अधिकार पत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है, पहले बात। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो प्रश्न है आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद 5-7 सेकंड समय लेके सोचिए कि क्या इसमें कितने पार्ट हैं। पार्ट मैंने बताया था, और क्या इसमें मैप बना सकते हो। तो इसमें मैप की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन आप इसमें जो है 2 पार्ट में ये प्रश्न पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि आपसे ये कमियां पूछ रहा है कि किस प्रकार की कमियां इसमें पाई जाती हैं। दूसरा पूछ रहा है कि इसको आप अधिक प्रभावी बनाने हेतु किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा प्रश्न और हल करने का अभ्यास कीजिएगा। पहले आप अपने आप से हल कर लीजिएगा अगर पता है, और नहीं तो एक बार वीडियो देख के फिर हल करिएगा, फिर देखिएगा वीडियो, तब समझ में आएगा कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है। ठीक, अब मैंने जैसे इसमें बता दिया कि ये नागरिक अधिकार पत्र किसी संगठन द्वारा नागरिकों को सेवा प्रदायगी के संदर्भ में एक दस्तावेज है, जिसके माध्यम से संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, यानी कि जो नागरिक चार्टर होता है, नागरिक घोषणा पत्र होता है, वो बेसिकली संगठन में संस्थाओं में यूज किया जाता है। ठीक है, किस लिए? बेसिकली संगठन को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, आपको अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, और नागरिक अनुकूल यानी कि नागरिकोन्मुख जिसको शासन कहते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से देखिए। सिटीजन चार्टर की बात करें तो ये यूके में सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, 90s में, लेकिन अपने यहाँ भारत में 2005 से, वर्ष 2005 से जो है ये सेवोत्तम प्रतिमान लागू है। तो ये भी याद करिएगा, आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसका एक अलग से टॉपिक मतलब बनता है और लोग उस पर तैयार करते हैं। प्रश्न तो यूपीपीसीएस ने भी नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछ ले। ठीक है, तो एक आध प्रश्न इस पर भी बता दूंगा मैं। तो देखिए, जैसे सिटीजन चार्टर के लाभ बता दीजिए कि क्या लाभ होते हैं। ये इस तरीके से बना के आप बता सकते हैं कि क्या लाभ होते हैं। तो मैंने इसमें बता दिया कि पारदर्शिता, सहभागिता, समयाबद्ध जो सेवा प्रदाता, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण सेवा, ठीक है, नागरिक सशक्तिकरण, नागरिक अधिकारों की जानकारी, ये सारी चीज़ें इससे लाभ बता दीजिए। तो पहले मैंने क्या बताया
कि भैया नागरिक जो घोषणा पत्र है वो है क्या। दूसरे पार्ट में ये हमने थोड़ा सा बता दिया कि इसके लाभ क्या होते हैं। अब पूछा है जो मेन चीज़, उसको हेडिंग डाल के आपको बताना है कि मेन चीज़ पूछा है कि इसके जो चुनौतियाँ हैं इसकी वो क्या हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये चुनौतियाँ क्या है। जैसे एक केस स्टडी भी है, ये ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है, छाता मॉडल का, ठीक है। राजेंद्र पेंसिया ये एक IAS अधिकारी हैं, तो उन्होंने ये यहाँ पे मथुरा में छाता तहसील है, उसमें एक ये जो नागरिक चार्टर है इसको लागू करके बेहतरीन तरीके से वहाँ पे मतलब त्वरित और गुणवत्तापूर्ण जो सेवा है वो प्रदान किया था। तो वो काफ़ी मतलब हाईलाइट हुआ था, लोग इसको कोट करते हैं एज अ केस स्टडी। तो याद रखिएगा, ये GS4 में भी कोट करते हैं, GS2 में, जहाँ भी अगर सिटीजन चार्टर के बारे में अगर कुछ भी लिखने को आ गया तो ये वाली जो केस स्टडी है इसको ज़रूर कोट करिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, छाता मॉडल। तो यहाँ पे अब इसमें बताना है कि कमियाँ क्या क्या हैं। तो कमियाँ आप बता सकते हैं, बहुत सारी कमियाँ होती हैं वैसे, जितना आप मैक्सिमम इसमें लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। ये फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे करके ऐसे ऐसे बना के लिख सकते हैं, या यहाँ बीच में करके ऐसे, मतलब जो भी आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो वो आप लिख सकते हैं उस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा चीज़, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे यहाँ तक आगे आना है। फिर आगे अब कमियाँ पूछा है बेसिकली, तो कमियों को बताना पड़ेगा आपको। जैसे परामर्श का अभाव, परामर्श का अभाव का मतलब हुआ कि उसको बनाने में परामर्श का अभाव रहता है, यानी कि पूछा नहीं जाता है। लोकल जो स्थानीय लोग हैं या जो वहाँ पे प्रदाता हैं, सेवा जो लाभ करता हैं, लाभ प्राप्त करता, उनसे थोड़ा सा पूछना चाहिए, हाँ, कि आपको कैसे फीडबैक लेके कि किस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे हों तो बेहतर हों आपके लिए, ठीक है। तो ये जैसे वन साइज़ फिट फॉर ऑल, ठीक है, तो ये मतलब सभी विभागों के लिए एक ही टाइप का बना दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। हर विभाग की अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। कहीं कम समय लगता है, कहीं अधिक समय लगता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो आप उनको उनके हिसाब, जो विभाग के हिसाब से बनाइए, ना कि मतलब एक ही उसमें बना दिया, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र, उसमें जानकारी नहीं रहती है। मान लो अगर किसी को बना भी दिया है तो उसमें अगर आपको सेवा नहीं मिली उस तरीके की जो लिखा हुआ है, तो वो कहाँ अप्रोच करे, किसको बताए कि भैया हमें ये लिखा है लेकिन ये सब तो मिला ही नहीं, तो उसका अभाव रहता है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यानी कि जो कर्मचारी हैं वहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं, उनको उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया ढंग से कि भाई हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस पर आपको काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए। यानी कि जो समय, जो फ्रेमिंग है कि टाइमिंग क्या, कितने समय में आपको देना है, जानकारी कोई ले रहा है या कोई सेवा है तो कितने समय में आपको देना है, उन सब चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण बेहतर तरीके से कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। तभी जो है ये इसको मतलब सफल बना सकता है। तो उसका अभाव देखा गया है। और समीक्षा, समीक्षा ना होने का मतलब ये हुआ कि जैसे बना दिया आपने, ठीक है, एक चार्टर बना दिया, अब चार्टर लगाए हुए मतलब आपको 1 साल हो गए, तो अब आपको 1 साल में कम से कम 1 बार या 2 बार आपको समीक्षा करनी चाहिए कि भाई इसमें क्या कमी है। कुछ लोगों का फीडबैक लेना चाहिए, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे पूछना चाहिए कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, बेहतर तरीके से और क्या कर सकते हैं। लोग जो हैं वहाँ पे, जनता जो है, उनसे आप फीडबैक लीजिए। तो वो उसकी कमी देखी गई है, ठीक है। बना दिया, वो चल रहा है सालों साल, कोई मतलब नहीं है इस तरीके से, और कहीं कोने में ऐसे पड़ा रहेगा जिसको कि मतलब नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो उसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे दिखे वो, मतलब अगर कोई एंट्री करे आपके पास संस्था में, कहीं पे ऑफिस में, तो वो उसको सामने ही दिख जाए कि भैया ये सेवाएं, ये जो है नागरिक चार्टर के द्वारा, मतलब इस संस्था के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। यानी कि आपको टाइमबद्ध, जो बोलते हैं ना, समयाबद्ध तरीके से सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाती हैं, और क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं ये भी जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। कानूनी जो वैधता है, भाई सिटीजन चार्टर होना चाहिए बस। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और ये सब मिलकर ये चीज़ें बताई कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन इसको कानूनी वैधता नहीं मिली है। यानी कि कोई एक्ट वगैरह पारित करके इसको मतलब कंपलसरी कर देना चाहिए, और अगर फॉलो नहीं होता है तो उसके लिए कुछ दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। इस तरीके से स्टेप्स मतलब लेने चाहिए, तभी जो है इस मतलब ये फ्रूटफुल हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बस लगा दिया है, वो भी मतलब धूल खा रहा है इस तरीके से, उस पर ना कोई ध्यान देता है, ना उस हिसाब से कोई कार्रवाई होती है, ठीक। अब इसको प्रभावी बनाने के लिए दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमने बता दिया कमियां वगैरह, अब दूसरे पार्ट में आइए, ये उपाय बताइए। तो उपाय में देखिए, वही जो चीज़ हमने वहाँ पे बताई है उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तारित करके लिख देंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए। यानी कि जैसे अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग, क्योंकि उनका काम ही अलग है यार।
अब आप एक जगह गए जहाँ पे मतलब कुछ हो रहा है काम, किसी चीज़ से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, और एक जगह कहीं चले गए आप किसी और चीज़ से संबंधित है, तो वो अलग अलग होना चाहिए सबका चार्टर, ठीक है, एक ही चार्टर नहीं होना चाहिए। फिर चार्टर बनाने में स्थानीय लोगों का परामर्श लेना, उनका ध्यान रखना कि भाई यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाए। फिर उसका समय समय पर आपका समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र के लिए उसमें बाकायदा चार्ट होना चाहिए कि पहले इनके पास करिए, अगर नहीं मिला फिर इनके पास करिए, फिर फाइनल अथॉरिटी ये हैं, फिर ये हैं, ऐसे करके चार्ट बना होना चाहिए विद मोबाइल नंबर, ठीक, जिससे लोग कांटेक्ट कर सकें। कानूनी रूप से वैध किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। अगर उसमें प्रशिक्षण ही नहीं रहेगा, बोले हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ जानकारी नहीं है कैसे करना है क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये दोनों पार्ट हमने कवर कर दिया। अब बचता है लास्ट जो कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में थोड़ा सा समावेशी विकास और ये नागरिकोन्मुख मतलब सुशासन की बात करते हुए इसको आप वाइंड अप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि निष्कर्षतः नागरिक घोषणा पत्र को प्रभावी बनाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए ताकि सुशासन की प्राप्ति हो सके। बेसिकली ये सब चीज़ें सुशासन के लिए ही होती हैं। तो अगर इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सुशासन की मतलब और नहीं बढ़ रहे हैं, सुशासन की तरफ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसा किया जाए कि जो सुशासन प्राप्त करने में सहायता हो सके, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न रहा। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसकी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक उस पर शेयर कर दूँगा, लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन करके ये ले सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस कैन बीट इंटेलिजेंस, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है। और एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, किसने कहा था? पेले महोदय ने। तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।